सी। कल मैंने तुम्हारे को जो हनुमान जी वाली स्टोरी सुनाई थी, उस स्टोरी का कंक्लूजन बताना रह गया था। उस कंक्लूजन का इसी से कनेक्शन था कि जो हनुमान जी ने पूंछ में आग क्यों लगवाई, तो मेरे जो कहने का मतलब था, बिकॉज ही वॉज नॉट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम उसे कॉन्ट्रेक्चुअल एंगल से देखें, देखिए वो राम को अपना मतलब भगवान मानते थे, वो अपना मालिक मानते थे। तो इसलिए राम जी के लिए लड़ना यानी कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड पार्टी है, और इंटरेस्टेड पार्टी होने के नाते वो लड़ाई में इन्वॉल्व हुए और उनकी पूंछ में आग लग गई। तो दैट इज अ ठीक है सिचुएशन वेयर यू कैन से दैट अ पर्सन हु इज अ स्ट्रेंजर, बट being a stranger he can file, yeah, he can take action if that person is somehow beneficiary or the interested party in that conflict। ठीक है, आप बात समझ रहे हो? मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। तो स्ट्रेंजर को हम इस तरीके से दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक ऐसा स्ट्रेंजर जिसे कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि मेरा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरे और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग, एक तुम्हारे पेरेंट्स और एक तुम्हारा ऑटो वाला जो तुम्हारे को इंस्टीट्यूट तक छोड़ के जाता है। तो ये दोनों लोग हैं, दोनों स्ट्रेंजर हैं, बट दोनों में क्या अंतर है कि जो ऑटो वाला है वो फुल्ली स्ट्रेंजर है। उसे स्ट्रेंजर मतलब उसे हम बोलेंगे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ऑटो वाला कल को अगर हमने क्लासेस बंद कर दी तो ही कैन नॉट टेक एक्शन, क्योंकि उसका हमारे कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। सिचुएशन नंबर टू, पेरेंट्स का आपके कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना है क्योंकि वो बेनिफिशियरी है। ठीक है, इसलिए पेरेंट्स अगर एक्शन लेना चाहें तो दे कैन टेक एक्शन। बात समझ आ गई ना? तो स्ट्रेंजर को आपको देखना पड़ेगा कि वो स्ट्रेंजर का कनेक्शन क्या है। अगर उसका कनेक्शन क्रिएट हो रहा है तो देन एक स्ट्रेंजर भी केस फाइल कर सकता है, स्यू कर सकता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ए और बी का, बट सी केस फाइल कर सकता है। देखो एक और एग्जांपल देख लो किसी की एक सिचुएशन, जैसे ये है थर्ड पॉइंट, ये लिखा है इन द केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंजमेंट्स। तो देखो लिखा अ प्रोविजन मेड मे बी सर मेड फॉर। सर हाँ, अतीबा को इन कर दीजिए। एक मिनट कहाँ है अतीबा? अच्छा, ठीक है। देखो तो प्रोविजन मे बी मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन। अब देखो, अब प्रोविजन प्रोविजन रिगार्डिंग मैरिज। ठीक है, जनरली क्या होता है हिंदुस्तान में आज भी फैमिलीज में जब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मान लो एक्स नाम के पर्सन की डेथ हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब उसके बच्चे कौन, मान लो जैसे दो बेटे हैं ए मतलब एक्स वाई और बेटी है जेड। तो ये तुमने देखा होगा कि हिंदुस्तान में लड़कियां अपना हिस्सा छोड़ देती हैं। तो सोचो कि एक ही डेथ होती है, उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना है एक्स वाई जेड तीनों में, लेकिन जेड ने लड़की होने के नाते डिक्लेयर कर दिया कि मुझे कोई प्रॉपर्टी में शेयर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तो कॉमन सी बात है कि मैरिज के बाद उसको नई फैमिली ज्वाइन करनी होगी, और नई फैमिली में उसे राइट्स एंड ड्यूटीज मिल ही जाएंगे, तो इसलिए वो अपने भाइयों के फेवर में प्रॉपर्टी छोड़ देती है। बट किस वजह से छोड़ती है? कि फाइनली ब्रदर उसकी मैरिज करा देंगे। लेकिन मान लो भाइयों ने प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन आपस में कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया या फैमिली सेटलमेंट कर लिया, बट सिस्टर की मैरिज को लेकर के वो कोई भी स्टेप नहीं ले रहे। इन दैट केस वो जो लड़की है वो अपने ब्रदर्स पर केस यानी स्यू कर सकती है, क्योंकि उसकी मैरिज तक का एक्सपेंसेस या मैरिज तक के जो अरेंजमेंट्स हैं या प्रोविजंस हैं वो ब्रदर्स को करने ही पड़ेंगे। इट डजेंट मैटर कि उन्होंने प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन आपस में करके जो एग्रीमेंट किया था उसमें वो लड़की स्ट्रेंजर थी। स्ट्रेंजर थी, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन थी। तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन जब भी कहीं पे आए तो समझ लेना कि वो कहीं ना कहीं उस कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी है। ठीक है, बेनिफिशियरी है। अब इसको समझने के लिए एक और देख लो। देखो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, असाइनमेंट। असाइनमेंट जानते हो कोई? नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। देखो असाइनमेंट क्या होता है, एक एक ऑथोराइजेशन होता है।
जैसे मान लो ए के पास बहुत सारे घर है, मान लो ये उसके जो है रूम्स हैं जो उसने रेंट पे उठा रखे हैं, और यहाँ पर कई लोग रहते हैं, मान लो एम एन ओ पी, ठीक है, ऐसे करके रहते हैं। अब ए और इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है किस चीज का? टीनेंसी का, ठीक है ना। यानी ए कौन है? लैंडलॉर्ड है, और ये कौन है? टीनेंट्स है। तो टीनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि टाइमली वो हर मंथ रेंट पे करेंगे, जिसके बदले में लैंडलॉर्ड उन्हें अपने लैंड पे रहने की परमिशन देगा। अब इसने क्या करा, इस एक्स नाम के पर्सन को अपॉइंट किया कि जाओ मेरे बिहाफ पर जाकर के रेंट कलेक्ट कर लो इनसे। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट। जनरल लैंग्वेज में तुमने सुना होगा पावर ऑफ अटॉर्नी, एक तरीके से कह सकते हो कि हमने क्या करा, यानी बीइंग लैंडलॉर्ड, हमने अपना जो राइट था, हमारा राइट क्या है लैंडलॉर्ड होने के नाते? रेंट कलेक्ट करने का राइट टीनेंट से। तो मैंने बीइंग लैंडलॉर्ड अपना रेंट कलेक्ट करने का राइट जो है वो एक्स को दे दिया, ठीक है। अब लेकिन कहानी क्या है? कहानी तो यह है कि टीनेंसी का कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों के बीच में है, और ये जो एक्स है वो कौन है? स्ट्रेंजर। लेकिन अब ये स्ट्रेंजर कैसा है? क्योंकि ए ने इसको अथॉरिटी दी है। ध्यान रखना, असाइनमेंट का मतलब होता है रिटन में अथोराइज करना। तो ए ने एक लेटर दे दिया, उस लेटर में एक्स को अथॉरिटी दे दी कि मिस्टर एक्स, फ्रॉम दिस डेट यू आर ऑथोराइज्ड टू कलेक्ट रेंट ऑन बिहाफ ऑफ मी फ्रॉम MNOPQRS, ठीक है। अब ये देखो, ध्यान देना, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि लैंड टीनेंसी का कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में है, इन लोगों के बीच में। एक्स कौन है? स्ट्रेंजर। लेकिन अथॉरिटी मिल गई ना, अथॉरिटी मिल गई। अब ये जाता एम के पास कि मिस्टर एम, किराया दो इस महीने का। एम कहता है क्यों दूं किराया, मैं तो आपको जानता नहीं। तो एक्स क्या करेगा? वो अथॉरिटी लेटर दिखा देगा, बोले ये देखो लेटर, आपके लैंडलॉर्ड ने मेरे को ऑथराइज कर दिया है रेंट कलेक्ट करने के लिए। तो ऐसे में एम की ड्यूटी क्या बनती है, MNOP की ड्यूटी क्या बनती है कि वो चुपचाप किराया दे दे। अगर उनको डाउट है, अगर कोई, तो वो ए से कंफर्म कर लें कि भाई ये अथॉरिटी लेटर, आपके मान लो सिग्नेचर पे डाउट हो रहा है, अथॉरिटी लेटर पे डाउट हो रहा है, तो दे कैन कंफर्म दिस फ्रॉम ए। बट अगर ए ने कंफर्म कर दिया तो फिर वो रेंट पे करने से डिनाई नहीं कर सकते। और इन केस अगर MNOPQ रेंट पे करने से डिनाई करते हैं तो एक्स सीव कर सकता है, एक्स सीव कर सकता है MNOPQ पे। जबकि सीव करने का राइट किसका था? ए का। ए लैंडलॉर्ड था, लाइबिलिटी MNOPQ की थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ये दोनों थे, ये एक दूसरे पे सीव करते। बट एक्स यहाँ पर स्ट्रेंजर होते हुए भी, अब वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट ना होकर के वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, ठीक है ना। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, तो यहाँ पर ये इनके ऊपर एक्शन ले सकता है। क्यों? क्योंकि नाउ ही इज अ बेनिफिशियरी। क्योंकि ए ने एक्स को क्यों रखा है कि भाई काम करेगा, और काम करेगा तो पैसे मिलेंगे, और काम क्या है यहाँ पे? रेंट कलेक्ट करना। तो रेंट रेंट कलेक्ट करके नहीं देगा तो एक्स को कुछ मिलेगा नहीं, रेमुनरेशन। तो उसका रेमुनरेशन बन रहा है यहाँ पर उस एफर्ट्स की वजह से। दैट्स व्हाई यहाँ पर हम उसे बोलेंगे स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, और ये अलाउड है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ऊपर जो एग्जांपल है पी हु इज इंडेप्टेड टू क्यू, इसमें आर को हाँ प्रॉपर्टी सेल करी गई है, और एक सर एंड में बोला नहीं, गया कि आर अमाउंट पे कर देगा क्यू को। उसके बाद सर लास्ट लाइन में बोला गया आर इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। सर इस केस में भी तो आर को प्रॉपर्टी मिल रही है, तो उसे एक मिनट, बेनिफिट तो हो रहा है। देखो ये वाला ना, यही वाला तो एग्जाम्पल बात कर रहे हो। सर शो नहीं हो रहा। अच्छा, मतलब ये जो 2.3 में एक मिनट हो सर ऊपर जो सीयू में सबसे पहला एग्जांपल है। एक सेकंड, एक सेकंड, ये वाला ना, अब तो दिख रहा है ये अभी भी नहीं दिख रहा? यस सर अब दिख रहा है। हाँ, तो इसमें क्या है? पी हु इज इंडेप्टेड टू क्यू, दो दो लोगों का, सेल्स हिज प्रॉपर्टी टू आर, आर को प्रॉपर्टी सेल कर दी,
एंड आर प्रोमिसेस टू पे ऑफ द डेबिट अमाउंट टू क्यू। ठीक है, आर ने प्रॉमिस किया कि वो क्यू का अमाउंट दे देगा। इफ आर फेल्स टू पे, देन इन सच सिचुएशन क्यू हैज नो राइट टू sue। अब क्यों नहीं है? क्योंकि आर इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। रीजन क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। रीजन ये है कि जो जो लोन का मैटर है वो पी और क्यू के बीच में है, और क्यू ने जो पी हु इज इन डेट, पी ने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी आर को बेच दी। तो आर को बेच दी, लेकिन आर को उनकी सेल्स, सॉरी उनके जो लोन से, उससे कोई बेनिफिट है या नहीं, ये देखो। नो सर। बस यही ध्यान रखना कि बेनिफिशियरी होना चाहिए डायरेक्टली उस कॉन्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पर पी और क्यू का लोन है, लोन अपना पे करे, कैसे भी करके पे करे। ठीक है, एक बायर ने आपकी प्रॉपर्टी लेते हुए कह दिया मैं पे करूंगा, लेकिन वो नहीं पे करता, तो यू कैन नॉट मतलब टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए लायबल नहीं है। देखो ध्यान दो, तुमने हायर परचेज सुना है? हायर परचेज, नो सर। लोन पे गाड़ियां, फाइनेंस पे गाड़ियां सुनी होंगी। यस यस सर। सर। तो फाइनेंस पे जब हम गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी का ओनर कौन होता है पता है? सर वही जिस बंदे के नाम पे गाड़ी होती है। ना, फाइनेंस वाली जो गाड़ियां होती हैं उसमें हम जो होते हैं, यानी अगर मान लो मैंने बाइक जो है फाइनेंस पे ली है, तो मेरे को फाइनेंस किसने दिया? मान लो मैंने HDFC बैंक से फाइनेंस कराई है, तो बाइक की ओरिजिनल ओनर HDFC बैंक है। और मैं कौन हूँ? मेरे को बोला जाएगा बेली, BAILEE, ये लीगल टर्म है बेली। बेली का मतलब यह है कि एक मेरा एक वो है, कमिटमेंट है कि ये गाड़ी HDFC ने मेरे को बजाज से, मान लो मैंने बजाज की वही हुडी वाबाई ली है, तो मेरे को कंपनी ने फाइनेंस कर दिया। लेकिन कंपनी ने क्या करा, वो फाइनेंस करके अपने नाम डॉक्यूमेंट्स ना करा करके मेरे नाम से डॉक्यूमेंट्स करा दिए। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में एक एग्रीमेंट हो गया है कि ये डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी मैं इस बाइक का ओनर नहीं होऊंगा जब तक कि मैं सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता। ठीक है, अब सारी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद भी अगर मैं उस बाइक को बेचना चाहूँ तो नहीं बेच सकता, जब तक कि उस बैंक से मैं NOC नहीं ले लेता जिस बैंक ने फाइनेंस किया था। यानी HDFC बैंक ने फाइनेंस किया था, मैंने सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, लेकिन उसके बाद भी मैं तब तक नहीं बेच सकता उस प्रॉपर्टी को, उस बाइक को, जब तक कि HDFC बैंक मुझे NOC नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इन द आइज ऑफ लॉ HDFC इज द ओनर टिल टुडे। तो इसलिए यहाँ पर तुमने सुना होगा कि जब भी कोई बाइक परचेज करता है, सेकेंड हैंड बाइक परचेज करता है, और सेकेंड हैंड बाइक परचेज करते समय अगर पता चले कि बाइक फाइनेंस पे उठाई गई है, तो कानून कहता है कि आप परचेज मत करो। क्योंकि कल को अगर वो जो है जिसके नाम गाड़ी है, वो पहली बात तो आपके नाम में डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब उसने खुद लोन पे किया नहीं, जब लोन पे किया नहीं तो NOC मिली नहीं, NOC मिली नहीं तो ही इज नॉट अ सेलर। व्हेन ही इज नॉट अ सेलर, देन हाउ ही कैन सेल दैट प्रॉपर्टी टू यू? और आपने खरीद कैसे ली नॉन ओनर होते हुए? क्योंकि वो ओनर ही नहीं था, ओनर तो HDFC बैंक था। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, लोग रियल लाइफ में कई बार ले लेते हैं और प्रॉमिस भी कर देते हैं, बोले ठीक है आगे की इंस्टॉलमेंट हम भर देंगे, जब हम सारी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी आप हमारे को NOC दिलवा देना। दोनों सेलर और बायर एग्री कर लेते हैं, लेकिन ये कई बार फंस सकते हो। फंस कैसे सकते हो? अगर सेलर ने उसका दिमाग खुराफात कर गया, तो उसने क्या करा, थाने में FIR दर्ज करा दी कि मेरी बाइक, आपसे पैसे ले लिए हैं, आपसे पैसे ले लिए हैं कि ठीक है इंस्टॉलमेंट पे करा के NOC करा दूंगा मैं तुम्हारी, लेकिन उसका एक आध महीने बाद दिमाग घूम गया, उसने कहा कि मेरी बाइक जो है चोरी हो गई है। पुलिस ने आपको पकड़ लिया, आपसे कागज मांगेंगे, आपके पास कागज ही नहीं होंगे, तो आप फंस जाओगे। दूसरी सिचुएशन, बायर का दिमाग भी खराब हो सकता है। बायर क्या करे, इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दे, गाड़ी लेके गायब हो जाए, तो कौन फंसेगा? जिसने सेल की है, यानी जिसने फाइनेंस पे गाड़ी ली थी, वो फंस जाएगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे करने की लायबिलिटी तो उसकी थी, किसी और की थोड़ी थी। तो यहाँ पर ये जो मैंने पूरा बताया, हायर परचेज में जो जो प्रॉपर्टी होती है
उस प्रॉपर्टी को आप डिस्पोज कर ही नहीं सकते, और अगर करते हो तो भी लायबिलिटी आप ही की रहेगी। यहाँ पर यही है कि पी जो क्यू का कर्जा लिए हुए था, उसने अपनी प्रॉपर्टी आर को बेच दी, आर ने कह भी दिया कि मैं पे कर दूंगा, लेकिन उससे लायबिलिटी शिफ्ट नहीं होती। जो है क्यू जो है आर पर क्लेम नहीं कर सकता, क्यू तो पी पे क्लेम करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पी और क्यू के बीच का है। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्ट्रेंजर का मतलब, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का मतलब बेनिफिशियरी। प्रीत देखो एक बार फिर से समझ लो, ये देखो, ये जो पहला पॉइंट था, इन द केस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट में क्या मैंने बोला था, ए ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे या बेटी के लिए रखनी थी, लेकिन माइनॉरिटी की वजह से वो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर पाया, तो उसने क्या करा, एक ट्रस्टी बना दिया, ट्रस्ट क्रिएट कर दिया। तो ऐसे समझो कि ए अपने बच्चे सी के फेवर बेनिफिट के लिए एक ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है, जिसमें ट्रस्टी है बी। तो ए और बी का ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, बट बेनिफिशियरी है सी, क्योंकि उस ट्रस्ट में बेनिफिट अल्टीमेटली सी को जाना है, सी कैन सी। सेकंड पॉइंट, फैमिली सेटलमेंट था, जिसमें एक मेंबर जो ओरिजिनली सेटलमेंट के टाइम में पार्टी नहीं बन पाया था, बट ही कैन सी बिकॉज इन दैट सेटलमेंट ही इज एन इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक है, द सेम इज इन द केस ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। मैंने लड़की का जिक्र किया, लड़की का भी उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, उसने यही तो कह करके छोड़ दिया कि भी ठीक है भाइयों, मैं प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये सारे जो मैटर्स है कनेक्टेड है, और जो ऊपर जो एग्जाम्पल दे रखा है उसमें कनेक्शन नहीं है, तो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब और समझ लो, असाइनमेंट, असाइनमेंट का भी बता दिया मैंने कि उसने रखा ही किस लिए, रेंट कलेक्ट करने के लिए। रेंट कलेक्ट करेगा तो उसे सैलरी मिलेगी, तो उसकी ड्यूटी ही वो होगी रेंट कलेक्ट करना। दैट्स व्हाई नाउ नाउ ही इज अ डायरेक्टली कनेक्टेड पार्टी। अब ये देख लो एक्नॉलेजमेंट, तुम सारे बच्चे वो पढ़ रहे हो अकाउंट्स में, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा पढ़ा, बी क्या होता है, बी। यस सर। अब देखो ध्यान, देखो इसको ध्यान दो, देखो इसमें क्या होता है, ये ए है, ये बी है, और ये तीन लोग हैं सी। कहानी के तरीके से समझा रहा हूँ, ए ने सी से कोई डील की, मान लेते हैं कोई भी, जैसे मान लो मोबाइल लिया, ए ने सी से, सॉरी, ए ने सी को मोबाइल दिया और सी से इसे मोबाइल के 10,000 रुपए मिलने थे। ठीक है, अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ए ने सी को मोबाइल दिया है और सी से 10,000 रुपए मिलने थे, लेकिन अभी सी ने दिए नहीं है। चांस की बात है, ए ने बी से कोई प्रोडक्ट लिया और ए बी को 10,000 रुपए देता, यानी चांस की बात है, सेम अमाउंट मान लेते हैं मैं फिलहाल। तो अब यहाँ पर अगर कहानी है कि ए यानी सी इसको 10,000 रुपए देगा और ए इसको बी को 10,000 रुपए देगा, तो ऐसी सिचुएशन में कई बार क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया जाता है, जिसमें लैंग्वेज क्या होती है, यानी कि अब ये यानी ए जो है ये ड्रॉर है। ठीक है, ए लिखेगा ये डॉक्यूमेंट पे कि मिस्टर सी पे ₹10,000 जो भी अमाउंट है टू मिस्टर बी, और फिर यहाँ पे साइन कर देगा। यानी मोटी सी बात क्या है कि ए ने सी को डायरेक्ट करते हुए, ऑर्डर देते हुए कहा कि मिस्टर सी बी को 10,000 रुपए दे देना। अब ध्यान दो कि यहाँ पर ये जो 10,000 का मैटर है, ये इनके बीच का मैटर है। मेरी आवाज आ रही है ना प्रियांशु? यस सर आ रही है। यस सर। ठीक है, तो ये डील किसके बीच में, 10,000 की, ए और सी के बीच में। बी कौन है इसमें, स्ट्रेंजर, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार कर दिया, तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज के तैयार होते ही अब यहाँ पर क्या हो गया, सी बन गया ड्रॉई और बी बन गया पेई। ठीक है, और पेई का राइट है कि वो जा करके इनसे पेमेंट कलेक्ट कर ले, लेकिन
इससे पहले एक नीड क्या है कि बी जब यहाँ पे सी के पास जाएगा, फिर वही बात आती है कि सी क्यों दे बी को, क्योंकि सी तो बी को जानता नहीं। तो ये जो लेटर, ये जो मैंने बनाया, ये लेटर ए ने लिखा, ए ने लिख करके बी को हैंड ओवर कर दिया। अब ये लेटर लेकर के बी जो है सी के पास जाएगा कि मिस्टर सी, ये है आपके नाम में ड्रॉ किया हुआ एक बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें मिस्टर ए ने मेरे को ऑथराइज कर दिया है टू कलेक्ट अमाउंट फ्रॉम यू, क्योंकि लिखा मिस्टर सी। अब यहाँ पे सी को डाउट है तो ए से कंफर्म कर ले, लेकिन सी ने सिग्नेचर देखा, अमाउंट भी सेम है, उसने यहाँ पर लिख दिया एक्नॉलेज्ड, यानी एक्सेप्टेड। अब एक चीज और ध्यान रखना कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कई बार टाइम का जिक्र होता है कि मिस्टर सी पे ₹10,000 टू मिस्टर बी, ठीक है, पेबल आफ्टर 10 days आफ्टर साइट, अक्सर ऐसी लैंग्वेज होती है, यानी आप पे कर दो 10 दिन में दिखाने के बाद, आफ्टर 10 days तो 10 दिन बाद पे कर देना। तो यहाँ पर ये जो बी है, जब ये कागज लेके जाएगा, ये डॉक्यूमेंट लेके जाएगा सी के पास, तो सी को यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं इस जगह पे। अब यहाँ पर सी ने सिग्नेचर कर दिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आज की डेट से 10 days काउंट होंगे एंड आफ्टर 10 days ये पे करेगा, यानी सी जो है वो बी को पे करेगा। लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि अब अगर सी पीछे हट जाए, बोले मैं तो पे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो मिस्टर बी आपको जानता ही नहीं था, मेरे तो डील जो है वो ए से हुई थी, मैं तो पेमेंट के लिए लायबल ए के लिए था, मैं तो आपको नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पर अब बी कोर्ट जा सकता है कि नहीं जा सकता? यस सर, जा सकता है। जा सकते किस किस जी बेसिस सर, पे जा जा सकता है। हाँ, किस बेसिस पे? तो नाउ ही इज सर उसकी द सिग्नेचर है। बेनिफिशियरी। हाँ, बेनिफिशियरी। और इसमें गलती क्या है भाई, आपको नहीं मानना था तो आपने सिग्नेचर क्यों कर दिया? ठीक है, तो आपने यस सर। सिग्नेचर क्यों कर दिया? आपको सिग्नेचर नहीं करना चाहिए था। क्लियर है प्रीत? यस सर। अब देखो इसमें जो वर्ड आया, ये एक ही वर्ड आया, स्टॉपल। स्टॉपल जो है क्या कहते हैं, मतलब ये लीगल वर्ड है, जिसका मतलब है टू शट योर माउथ। अगर सिंपल बात करें, टू शट योर माउथ यानी अपना मुंह बंद करो। लेकिन अपना मुंह बंद करो ऐसे नहीं, यानी आपने पहले कुछ बोला, अब आप उस स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हो, तो अब आपको ये चेंज करना अलाउ नहीं होगा। यानी शट योर माउथ का मतलब नाउ यू कैन नॉट चेंज योर स्टेटमेंट व्हाट यू हैड ऑलरेडी मेड। तो यहाँ पर जो मैंने तो बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल दिया कि सी ने जैसे ही सिग्नेचर किए तो उसी समय उसने अपने आप को लायबल डिक्लेयर कर दिया, और अब अगर वो पेमेंट देने से मना कर रहा है तो इसका मतलब वो अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, तो स्टॉपल का रूल अप्लाई हो जाएगा कि ही कैन नॉट डिनाई हिज स्टेटमेंट। यानी स्टेटमेंट मींस ओरल रिटन सभी चलेगा, तो उसका सिग्नेचर अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि आई एम लायबल टू पे आफ्टर 10 days, यू जस्ट कम टू मी, आई विल पे द अमाउंट। लेकिन जब वो 11वें दिन आता है तो वो स्टेटमेंट चेंज कर रहा है कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो जानता नहीं, तो कानून ऐसा नहीं कहेगा। और यहाँ पर जो बी था वो स्ट्रेंजर था ए और सी के मैटर में, स्टिल वी कैन टेक एक्शन। देखो ये लिखा, where the promisor by his conduct acknowledge himself as an agent of third party, it would result into a binding obligation towards third party। तो देखो यहीं पे कि L gives M 20,000 रुपए to be given to M and M informs N that he is holding the money for him। देखो इसने इन्फॉर्म कर दिया कि ठीक है, यानी देखो फिर L ने 20,000 रुपए दिए टू बी गिवन टू N, N को देना था, ठीक है, और उसने किसको दे दिए? M को। अब इधर N ने M को मतलब कांटेक्ट किया, तो एम ने कहा कि ठीक है मैं, मेरे पास पैसा है आ जाओ, लेकिन आफ्टरवर्ड्स एम रिफ्यूज कर रहा है कि भाई मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो एन विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द सेम। फिर कहानी सुन लो, एल ने पैसा दिया है एम को, तो डील तो एल और एम के बीच में है, लेकिन उस डील में एल ने एम को बोला कि ये पैसे आप एन को पहुंचा दो, तो एन अब यहाँ पर थर्ड पर्सन है, स्ट्रेंजर है, और इधर एम ने एन को एक्नॉलेज भी कर लिया कि हाँ भी मिस्टर एन आपका पैसा मेरे पास आ गया है, आई विल पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉपल का रूल हो जाएगा, और यहाँ पर वो डिनाई नहीं कर सकता, और डिनाई करता है तो एन विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर, ठीक है, बाय स्यूइंग, यानी वो स्यू कर सकते हैं। हो जाएगा? क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब ये देख लो, ये आ रहा है कॉवेनेंट।
कॉवेनेंट जो होती है ना, ये जनरली क्या होता है, ये बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स होता है। अब इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुम में से अपना मोबाइल किसी ने बेचा अभी तक? किसी नो ने सर। बाइक बेची? कोई बस कोई भी यस सामान तुमने से किसने किसने सेल किया बताओ जरा। सर, मैंने प्रियांशु ने। प्रियांशु, अच्छा प्रियांशु ने। तो तुमने क्या बेचा था? सर स्कूटी। स्कूटी बेची थी। तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन याद है क्या क्या लिखा हुआ था उस डॉक्यूमेंट में? सर इतना नहीं याद, बस सब ट्रांसफर करवाना होता है। अच्छा, तो सारे बच्चे जरा ध्यान दें कि अगर मान लो प्रियांशु ने अपनी स्कूटी बेच दी, सेल एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद उसमें पंचर हो जाता है, यानी सेल होने के बाद, और 2 दिन बाद इस सड़क को पंचर जुड़वा रहा होता है, प्रियांशु जाके एक कान पे लगाता है, बोले तुझे मैंने प्रॉपर्टी सेल की थी, पंचर रिपेयर करने का तो राइट मैंने दिया ही नहीं था, कैसे तूने पंचर कर दिया, कैसे रिपेयर करा रहा है? हो सकता है? नो नहीं सर। सर। नो नो सर। सर। वो नो सर। नो हाँ, सर। चलो स्कूटी ले ली, मान लो सेल के टाइम का ही ले लो, स्कूटी ले ली और स्कूटी लेके पैसे दे दिए, कागज ट्रांसफर हो गए, और जैसे ही वो स्कूटी पे बैठा, इसने फिर एक कान पे लगा दिया, बोले मैंने स्कूटी बेची है, स्कूटी पे बैठने का राइट थोड़ी बेचा है। बात समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? इसका यस मतलब सर। जनरली जब हम कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस प्रॉपर्टी से जुड़े बेनिफिट्स भी ऑटोमेटिक सेल हो जाते हैं, यानी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये खासतौर से लैंड के केस में बहुत ज्यादा होता है। लैंड के केस में आप जब जमीन बेचते हो, ठीक है, जैसे मैं अक्सर बच्चों को एग्जांपल देता हूँ, तुम मुझ में से किसी ने स्टूडेंट प्राइड की बिल्डिंग देखी है? यस सर। ठीक है, स्टूडेंट प्राइड की बिल्डिंग में अगर यस जाओगे, सर। हाँ स्टूडेंट प्राइड की बिल्डिंग में अगर जाओगे तो बिल्डिंग के नीचे म्यूनिसिपैलिटी की सड़क पे गाड़ियां खड़ी होती है, बच्चों की पार्किंग हो जाती है, वैसे पीछे बना भी रखा है, बट जो मेन इंस्टीट्यूट का गेट है उसके पास म्यूनिसिपैलिटी की रोड है, और म्यूनिसिपैलिटी के रोड पर बाइक्स खड़ी करते हैं, हम लोग भी खड़ी करते हैं, बच्चे भी खड़ी कर लेते हैं, जो बच्चे थोड़ा सा आलसी होते हैं, जो पीछे पार्किंग में नहीं जाना जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या ये गौरव सर की जो बिल्डिंग है, ये गौरव सर बिल्डिंग बेच दें और वहां पे गाड़ी अपनी ही खड़ी करें, ऐसा होता है? नो सर। क्यों? क्योंकि वो जो म्यूनिसिपैलिटी का जो टुकड़ा है जमीन का, जो सड़क का टुकड़ा है, वो किससे कनेक्टेड है? दैट इज फॉर द बेनिफिशियल यूज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ठीक है, विच इज नोन एज स्टूडेंट प्राइड। तो अभी तक गौरव सर थे, तो गौरव सर के उस बिल्डिंग को यूज करने के लिए गौरव सर अपनी बाइक खड़ी कर लेते थे। लेकिन अब अगर गौरव सर ने मान लो किसी एम एन ओ की किसी को बेच दिया, एक्स वाई जेड को बेच दिया, तो जैसे ही प्रॉपर्टी सेल होगी तो एक्स वाई जेड के पास वो बेनिफिट भी ट्रांसफर हो जाएगा, यानी बिल्डिंग तो ट्रांसफर होगी ही, साथ में वो सड़क का पीस भी, जहां पर अब तक गौरव सर गाड़ी खड़ी करते थे, अब वो इस इस्तेमाल करने की अथॉरिटी उस नए बायर को मिल जाएगी, गौरव सर उसको यूज नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं कॉवनेंट। ये जो लिखा है ना कॉवनेंट, यानी कॉवनेंट लिखा भी है रनिंग विद द लैंड, यानी जमीन से कनेक्टेड। तो लिखा हुआ है द पर्सन हु परचेजेस लैंड विद नोटिस दैट द ओनर ऑफ लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज, ठीक है। और यहाँ पर ये म्यूनिसिपैलिटी के लिए लाइन दे रहे हैं कि म्यूनिसिपैलिटी को भी इस बात का पता होना चाहिए कि अब अभी तक जो पर्सन ओनर था वो यूज कर रहा था, अब अगर दूसरा आ गया तो मैं दूसरे को मैं बाउंड हूँ वो फैसिलिटेट करने के लिए, वो चीजें प्रोवाइड करने के लिए जो मैंने फर्स्ट ओनर को प्रोवाइड की थी, ठीक है। इसको समझने के लिए भी हमारे पास समय है। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, तुम में से मुरादाबाद से जो बच्चे हैं उनको पता होगा हिंदू कॉलेज और जो है पार्कर इंटर कॉलेज, यस सर। है ना? ये बड़ा यस अच्छा, सर। तो बस मैं थोड़ा सा पेन सेलेक्ट करना मुझे अभी तक भी नहीं आया, इसमें इरेजर तो है, अब वही करना पड़ेगा दोबारा से ही इसे बंद वही करके। बंद करके खोल लो। हाँ देखो, ये जो है
स्टेशन वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन है और ये यहाँ पर कपूर कंपनी है और ये इंपीरियल जिसे बोलते हैं। यहाँ पर ये हिंदू कॉलेज का गेट है, ठीक है। और इस साइड से अगर कपूर कंपनी वाले रोड से आ जाएंगे, बल्कि कपूर कंपनी से पहले एक सड़क आती है पार्कर इंटर कॉलेज की, वो उसको ले लेते हैं। यहाँ पर पार्कर इंटर कॉलेज का गेट है, ठीक है। और ये पूरा हिंदू कॉलेज है ये सारा, और ये सारा पार्कर कॉलेज है। लेकिन यहाँ पर बीच में एक कॉलोनी है, ठीक है। अब इस कॉलोनी का रास्ता जो है, इस कॉलोनी का रास्ता अगर हम देखें तो ये यहाँ पे बुद्ध बाजार चौराहा, यहाँ पे विकास मंजिल, विकास मंजिल के पास से एक रास्ता आता है जो इस कॉलोनी के लिए रास्ता है, ठीक है। ये बाकी फिर ये हुआ गया ताड़ी खाना। अब क्या हुआ कि इस कॉलोनी के लोगों का रास्ता ये था, लेकिन इस कॉलोनी के लोगों ने इस रास्ते को यूज करना शुरू किया। अब स्टेशन जाने के लिए पहले क्या होता था, इधर से इतना घूमते थे। अब इन्होंने क्या करा, बीच में से रास्ता मिला और ये हिंदू कॉलेज से निकल गए, शॉर्टकट हो गया। ऐसे इधर से निकल गए, शॉर्टकट हो गया। जबकि पहले ये ऐसे घूमते थे। तो ये जो जमीन थी, यानी कि ये जो यहाँ पर ये जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी में जो रहने वाले हैं, मान लो एक्स है, वाई है और जेड है, ये 3 लोग रहते थे। तो इन तीनों को हिंदू कॉलेज ने और केजी के कॉलेज ने रास्ता दे दिया आने जाने को, और चलता रहा। और आज की डेट में कम से मुझे लगता है 50-60 सालों से चल रहा है रास्ता। अब बात सोचो कि अगर एक्स मर जाए और इसका बेटा पी यहाँ पर आ जाए, तो क्या रास्ता बंद हो जाएगा? सिचुएशन दूसरी, नहीं तो वाई ने अपनी जमीन ट्रांसफर कर दी यहाँ पर एम को, क्या एम के लिए रास्ता बंद हो जाएगा? नो सर। ठीक है ना, क्लियर है ना ये? तो एम के लिए रास्ता बन, यानी कि हिंदू कॉलेज की ये लायबिलिटी है कि एट प्रेजेंट द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड इज वाई, ठीक है। एंड एज सुन एज द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू एम, ऑल द राइट्स आर ट्रांसफर्ड टू एम, एंड द लायबिलिटी टुवर्ड्स वाई इज नाउ द लायबिलिटी टुवर्ड्स एम, ठीक है, फॉर द हिंदू कॉलेज एंड फॉर द पार्कर इंटर कॉलेज। दिस इज कॉल्ड कॉवेनेंट। अब यहाँ पर देखो, अब ये हिंदू कॉलेज ने किसको रास्ता दिया था, ध्यान दो, वाई को, ठीक है। एम कौन है? स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर, यस सर। लेकिन अब क्या है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किससे जुड़ा हुआ है? लैंड से जुड़ा है, यानी इट इज रिलेटेड टू बेनिफिट्स विच इज रिलेटेड टू लैंड, ठीक है। तो इसमें जैसे ही ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है एम को वाई से, वैसे ही इस हिंदू कॉलेज की या इस पार्कर इंटर कॉलेज की जो ड्यूटी है इसको फैसिलिटेट करना, वो बनी रहेगी। अभी ये वाई के लिए थी और अब ये एम के लिए हो जाएगी, ठीक है। और अगर एम को रोका जाता है तो एम कैन सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यस लास्ट लास्ट वन इज देखो, इसमें लिखा है एजेंसी। शीट पे आ जाओ सब लोग। ये देखो, ये है कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। तो ये तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, पता होगा कि जब हम अपनी प्रॉपर्टी किसी एजेंट के थ्रू सेल करते हैं, तो डील अगर देखा जाए तो एजेंट कर रहा है, एजेंट और बायर के बीच में डील हो रही है, लेकिन उसमें बेनिफिशियरी हम हैं क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी सेल हो रही है, तो हम उसके बीच में इंटरफेरेंस कर सकते हैं। देखो, द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट entered by his agent where the agent has acted within the scope of his authority। बहुत सिंपल सी बात है, आप LIC की पॉलिसी लेते हो तो एजेंट के थ्रू लेते हो, लेकिन अगर आपने पॉलिसी में कुछ फ्रॉड करके लिए है तो केस कौन करेगा आपके ऊपर? LIC, जबकि LIC पार्टी नहीं थी अगर देखा जाए डायरेक्टली, लेकिन LIC प्रिंसिपल थी और जिसमें आपको प्रॉपर्टी पॉलिसी सेल की वो LIC का एजेंट था।
तो देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट एजेंट और बायर के बीच में हो रहा है, यानी पॉलिसी बायर के बीच में हो रहा है, लेकिन वो हो किसके लिए रहा है, एलआईसी के लिए हो रहा है। तो एलआईसी स्ट्रेंजर है लेकिन वो बेनिफिशियरी है। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स याद रखने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि डिस्कस द रूल ऑफ प्रिविटी, और जैसे ही आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि जिसकी डिस्कस द रूल ऑफ प्रिविटी, आप सीधे सीधे लिखोगे कि रूल ऑफ प्रिविटी सेज दैट ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कैन सू ईच अदर इन केस ऑफ डिफॉल्ट इज देयर। ठीक है, फिर उसके बाद लिखोगे एक्सेप्शंस, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल, और वो कितने हैं, टोटल 7 एक्सेप्शंस हैं। आप वन बाय वन सारे एक्सेप्शन लिख दोगे कि इन ऑल दीज 7 केसेस अ पर्सन who is a stranger to consideration, and stranger to consideration means beneficiary, that's why being beneficiary he can sue the contracting parties। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर फिर और मेंशन दोबारा कर देना, but if he is not a beneficiary then he cannot sue to the contracting parties। that is the topic। हो जाएगा। प्रीत सिंह खुराना। यस यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कनेक्टिविटी जरूर होनी चाहिए, बेनिफिट्स की कनेक्टिविटी, और अगर बेनिफिट्स नहीं है तो कोई भी, अब इससे जुड़ा एक केस है, समय शायद पता नहीं हो बचेगा नहीं बचेगा, तो मैं फटाफट बता दे रहा हूँ कि एक पर्सन ने अपनी बेटी की शादी दूसरे पर्सन के बेटे से की, और उसमें यह तय हुआ कि जब तक बेटा निकम्मा है तब तक ससुर जो है लड़की को हर महीने खर्चा देता रहेगा। इसी बेसिस पे लड़की वाले ने अपनी बेटी की शादी करा दी थी, लेकिन बाद में लड़के ने जॉब नहीं की, लड़की को खर्चे की जरूरत पड़ी, लड़की ने ससुर से मांगा, ससुर ने मना कर दिया, बोले कि मेरी बात तो तेरे